OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभी तक तो जो हमने अभिक्रियाएं देखी है वो O और H बॉन्ड के विदलन की अभिक्रियाएं देखी, बट अब हम जो है कौन सी अभिक्रियाएं देखेंगे? अब हम जो इस आगे जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? कार्बन तथा OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। ये वाली अभिक्रियाएं अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब जैसे ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ OH बंध जो है वो टूटना चाह रहेगा, तो भाई प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में से जो तृतीयक अल्कोहल होगा उसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक पाई जाएगी। सर्वाधिक क्यों पाई जाएगी? क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में कार्बन जो है, इस कार्बन को जो है 1 2 3 तरफ से जो है एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से OH बंध जो है अधिक आसानी से टूट जाता है। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या है? तृतीयक अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है और प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अल्कोहल जो है प्रबल अम्लों से प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं और एल्किल ऑक्सोनियम आयन बना लेते हैं। देख लीजिए, ये जो है इसके साथ में H प्लस ग्रहण करके जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है, उसी प्रकार से एल्किल ऑक्सोनियम आयन का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है इस प्रकार से? देखो, ROH के अल्कोहल की अभिक्रिया जो है PCl3 या PCl5 के साथ में करवाते हैं, तो अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ में करवाने पर आपको RCl या एल्किल हैलाइड का निर्माण यहाँ से होता है और H3PO3 अलग हो जाता है PCl3 वाली में। PCl5 वाले में POCl3 अलग होता है और HCl अलग होता है, साथ ही साथ एल्किल क्लोराइड भी आपको प्राप्त हो जाता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ में अगर यही अभिक्रिया देखें, अल्कोहल जो है थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो ये एल्किल ग्रुप जो है इसके क्लोरीन के साथ में जुड़ करके पिरिडीन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर देगा। यहाँ से HO2 गैस जो है और HCl गैस के रूप में अलग हो जाती है। अब ये दोनों गैसें जो है वो एक साथ उड़ जाएंगी, यानी कि साइड प्रोडक्ट जो है वो आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगा? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की ये सर्वाधिक उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो है वो गैसें हैं, तो आपको अवशिष्ट के रूप में कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। हेलोजन अम्लों के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो हेलोजन अम्ल जो है जल के निष्कासन द्वारा हेलो एल्केन में परिवर्तित इसको कर देते हैं अल्कोहल को उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल जो है उन पर HCl की अभिक्रिया जो है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही होती है, यानी कि अगर आप प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल के साथ में HCl की अभिक्रिया करवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही एल्किल हैलाइड देगा। परंतु देख लीजिए, तृतीयक अल्कोहल जो है अगर HI के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये तीव्रता से अभिक्रिया करके यहाँ पर आपको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तीव्रता से ये टर्शियरी एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाएगा। अमोनिया के साथ में इनकी अभिक्रिया देखेंगे तो अमोनिया जो है वो इस यहाँ से अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो इसके OH के साथ में जुड़ करके H2 के रूप में अलग हो जाएगा और प्राथमिक अमीन बना के देगा। ये प्राथमिक अमीन दोबारा से अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करेगा और H2 बाहर निकाल करके यह द्वितीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। द्वितीयक अमीन वापिस ROH के साथ में अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करेगा और H2O के निष्कासन द्वारा यह तृतीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। तृतीयक अमीन एक बार फिर से आएगा और आप अगर ये सोच लें कि अब यहाँ से H2O कैसे निकलेगा, तो H2O नहीं निकलेगा। जैसे अमोनियम आयन होता है बिल्कुल उसी प्रकार से चतुष्क लवण जो है वो बना लेगा। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी? एल्यूमिना की उपस्थिति में या फिर थोरिया की उपस्थिति में और 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो आधिक्य में यदि आप अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आप और चतुष्क जो है एमीन लवणों का यहाँ पर निर्माण होता है। अकार्बनिक लवणों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से करती है देख लीजिए। एल्किल नाइट्रेट के साथ मतलब नाइट्रेट जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? एल्किल नाइट्रेट का निर्माण कर लेती है जल के निष्कासन द्वारा। HNO2 के साथ भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगी, HNO2 भी आएगा, इस प्रकार से जल निष्कासन द्वारा ये एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कर लेगी जो कि एक एस्टर होता है। अन्य अभिक्रियाएं देखते हैं तो अन्य अभिक्रियाओं में देखिए, आपने अभी तक जो अभिक्रियाएं देखी वो कार्बन तथा OH विदलन की अभिक्रिया देखी, कार्बन के साथ में जुड़े हुए O और H में तो ये वाले विदलन की अभिक्रिया देखी। अब इन अन्य अभिक्रियाओं में आप जो है अल्कोहल के OH तथा R दोनों की सम्मिलित जो अभिक्रियाएं हैं वह देखेंगे।
कौन कौन सी होती हैं ये अभिक्रियाएं? पहली ही है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण देखिए, अल्कोहल का सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 क्या करता है, जहां भी डाला जाता है यह निर्जलीकारक के रूप में व्यवहार करता है और H2O मॉलिक्यूल को वहां से निष्कासित करने का काम करता है। तो सांद्र H2SO4 जो है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर OH यहाँ से और H यहाँ से निकाल करके इसको एथीन में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार अल्कोहल यदि आधिक्य में ले लिया जाए और तापमान को यदि कम कर दिया जाए तो डाई इथाइल ईथर बन जाता है जल के निष्कासन द्वारा। इसी प्रकार से तो जो 2-ब्यूटेनॉल है, ये 2-ब्यूटेनॉल जो है 80% तो 2-ब्यूटीन और 20% 1-ब्यूटीन देता है। इसका कारण क्या है कि 2 डिग्री ये जो यहाँ से OH हटने की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी इसका कारण है। तो स्टेबिलिटी की वजह से 2-ब्यूटीन जो है वो अधिक मात्रा में और 1-ब्यूटीन जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर आप टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ में, तो ये क्या करता है, यहाँ OH यहाँ से और H यहाँ से निकल करके आइसोब्यूटिलीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और अल्कोहल का निर्जलीकरण, अब अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाते हैं तो बेटा तृतीय अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तृतीय अल्कोहल तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जरा सा गर्म करवाओगे उसमें ही इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और ये जो है इस प्रकार से जो आइसोब्यूटिलीन है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है ये सेज़ेफ नियम के अनुसार होता है तथा अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण में अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन जो है क्रियाशील मध्यस्थ के रूप में बनता है। तो प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम और तृतीयक अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण की बात करते थे तो अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर के किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, अल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ऑक्सीकरण जो है लिमिटेड अमाउंट में करवाया जाता है तो ये तो अल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएंगे और यदि ऑक्सीकरण जो है अधिकता में करवाया जाता है तो ये अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल जो है ऑक्सीकरण कराने पर, ये द्वितीयक अल्कोहल है, इसका यदि आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो पहले तो ये कीटोन में परिवर्तित होगा, इस कीटोन का वापस से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फिर जाकर के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2-पेंटेनॉल जो है उसका ऑक्सीकरण करवा करके आप 2-पेंटेनॉन बनाते हैं। 2-पेंटेनॉन फर्दर आगे फिर से ऑक्सीडेशन करवाता है और प्रोपेनोइक अम्ल में तथा एसिटिक अम्ल में टूट जाता है। तृतीयक अल्कोहल का भी यदि आप ऑक्सीकरण करवाते तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका यदि आपने निर्जलीकरण करवाया तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल निर्जलीकरण द्वारा आपको क्या देंगे, एसीटोन देंगे। ये एसीटोन वापस से दोबारा से ऑक्सीकृत होकर के किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में और फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। विहाइड्रोजनीकरण, अब नाम से ही समझ में आ रहा है विहाइड्रोजनीकरण, यहाँ से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जब यहाँ से निष्कासित होगी तो हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर मतलब जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है कि अल्कोहल की जो वाष्प होती है उस वाष्प को इन दोनों के ऊपर से जब गुजारा जाता है तो अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकृत होकर के, जब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है और एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। और तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि था कि तृतीयक अल्कोहल जरा सा गर्म करते ही किसमें परिवर्तित हो जाता है, आइसोब्यूटिलीन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये विहाइड्रोजनीकरण ना देकर के सीधा सीधा क्या दे देता है, जल का निष्कासन कर देता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल जो है उनकी पहचान करने में भी किया जाता है। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन बन रहा है तो द्वितीयक अल्कोहल, और अगर ब्यूटिलीन बन रहा है, आइसोब्यूटिलीन बन रहा है तो तृतीयक अल्कोहल यहाँ पर लिया गया है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया देख लेंगे। हैलोजनों के साथ में प्राथमिक अल्कोहल जो है अभिक्रिया करके इस प्रकार देख लीजिए, हैलोजन जो है प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों को क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्सीकरण उत्पाद जो है वो हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करके अल्फा हेलो व्युत्पन्न दे देते हैं। बाद में अल्फा हेलो व्युत्पन्न भी बनेंगे, मतलब प्राथमिक अल्कोहल जो है इसका प्राथमिक अल्कोहल जो है हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड में और द्वितीयक अल्कोहल जो है हैलोजनों के साथ में ऑक्सीकरण करवा करके कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोनों में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में इनका और जो है हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्फा हेलो व्युत्पन्नों का निर्माण यहाँ से कर लिया जाता है।
दहन की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बनिक समूहों का यदि आप दहन करवाते हो तो जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है बेटा, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधा जो है H2O आपको प्राप्त हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में यदि विभेद करना हो तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, अम्लीय K2Cr2O7 की अभिक्रिया करवाते हैं जब, तो यहाँ रंग परिवर्तन हो जाता है। अब रंग परिवर्तन के कारण आप देख लेते हैं कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल जो है वो डाइक्रोमेट के विलयन को हरे रंग का कर देता है। तो मतलब प्राथमिक जो अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ में कमरे के ताप पर अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और ये हरा रंग किसी वजह से होता है कि भाई आपको पता होगा डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम होता है इसकी 6+ ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 6+ ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से ये कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। परंतु एसिड की उपस्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो ये है किसमें परिवर्तित हो जाता है, Cr3+ आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। आप इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि K2Cr2 की रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ में करवाई जाएगी तो क्रोमियम सल्फेट का और पोटेशियम सल्फेट का यहाँ से निर्माण होगा। क्रोमियम सल्फेट में जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है वो 3+ होता है जो कि हरे रंग का होता है। यही बाद में प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके इस तरीके से एल्डिहाइड में परिवर्तित करवा देते हैं, और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके द्वितीयक अल्कोहल को जटिल दशाओं में इसका ऑक्सीकरण करवा करके कीटोन में परिवर्तित करते हैं, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण यहाँ से हो जाता है। और तृतीयक अल्कोहल के बारे में तो हम क्या ही बात करें, ये यहाँ पर इसके साथ में कोई परिवर्तन नहीं प्रदर्शित करते, यानी कि इसका रंग परिवर्तित होता ही नहीं है। डाइक्रोमेट जो है वो तृतीयक अल्कोहलों के साथ में अभिक्रिया करके किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। केवल प्राथमिक और द्वितीयक ही जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग हरा कर देते हैं। विहाइड्रोजनीकरण करवा दीजिए आप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से आप विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में, द्वितीयक अल्कोहल जो है कीटोन में, और तृतीयक अल्कोहल जो है वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है तो प्राथमिक अल्कोहल है, कीटोन प्राप्त हो रहा है तो द्वितीयक अल्कोहल है, और एल्कीन यदि प्राप्त हो रही है तो तृतीयक अल्कोहल माना जाता है। तो ये भी विहाइड्रोजनीकरण भी एक तरह की ऐसी विधि है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक तृतीयक अल्कोहलों को अलग अलग आप देख सकते हैं। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि भाई सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यदि अल्कोहलों का टेस्ट करवाया जाता है तो बेटा तृतीयक अल्कोहल जो है वो फटाफट टर्बिडिटी दे देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल जो है वो 5 से 10 मिनट के पश्चात जो है सफेद टर्बिडिटी देते हैं, और जो प्राथमिक अल्कोहल जो है वो गर्म करने के पश्चात भी बहुत देर तक टर्बिडिटी नहीं देते। और ये टर्बिडिटी आती किस वजह से कि जब ये दोनों अभिकर्मक लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं, क्या क्या, जिंक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, ये दोनों मिलाकर के आप क्या कहते हैं, इसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं, और एल्किल क्लोराइड की जो जल में विलेयता होती है उसके कारण से सफेद जो है अविलेयता यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसे व्हाइट टर्बिडिटी के नाम से आप जानते हैं। तो तृतीयक अल्कोहल जो है वो तुरंत ही धुंधलापन दे देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल जो है 5 से 10 मिनट के पश्चात धुंधलापन देते हैं, परंतु प्राथमिक अल्कोहल जो है कमरे के ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करते हैं और धुंधलापन जो है वो नहीं देते हैं, परंतु गर्म करने पर धुंधलापन दे देते हैं। मतलब बहुत थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ता है। ये अभिक्रिया ये जो परीक्षण है क्या कहलाता है, लुकास परीक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण की। विक्टर मेयर परीक्षण को आप RBW परीक्षण भी बोल देते हैं। R मतलब रेड कलर, B मतलब ब्लू कलर, और W मतलब कलरलेस या व्हाइट कलर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल जो है, प्राथमिक अल्कोहल इस प्रकार से HI तथा फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड जो है AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करके इसको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, और नाइट्रो एल्केन जो है वो वापस से HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बना देती है। अब ये जो नाइट्रोलिक अम्ल है तनु NaOH के साथ में अभिक्रिया करके लाल रंग का एक उत्पाद देती है D। इसी प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल भी जो है, द्वितीयक अल्कोहल भी HI तथा फास्फोरस के साथ में आयोडीन की अभिक्रिया करवा करके क्या बना देती है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर देती है। यही एल्किल आयोडाइड वापस से AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवा करके नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया वापस HNO2 के साथ में करवाई जाती है, जो कि इसको स्यूडोनाइट्रोल में परिवर्तित कर देता है, और ये स्यूडोनाइट्रोल जो है वो NaOH के साथ में अभिक्रिया करके नीले रंग का एक उत्पाद दे देता है D।
और तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो तृतीयक अल्कोहल वही रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करवा करके आयोडो तृतीयक एल्किल आयोडाइड का निर्माण करता है। यही तृतीयक एल्किल आयोडाइड जो है वो AgNO2 के साथ में अभिक्रिया करके AgI का अवक्षेप देती है और इसको नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित कर देती है। नाइट्रो एल्केन वापस HNO3 के साथ में अभिक्रिया करता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनाता है। अब जब कोई उत्पाद ही नहीं बनेगा तो NaOH के साथ में आप अभिक्रिया करवाएंगे तो रंगहीन उत्पाद ही आपको प्राप्त होगा। तो आप देखते हैं क्या कि यदि D लाल रंग का विलयन है तो अल्कोहल कैसा है, प्राथमिक है, और अगर D नीले रंग का विलयन है तो अल्कोहल कैसा है, द्वितीयक, और D जो है रंगहीन विलयन है तो अल्कोहल कैसा होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। इसके बाद में बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल के बारे में। तो अब मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, मिथेनॉल क्या होता है कि भाई सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, बॉयल ने किया था और लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया था। इसीलिए इसे कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी बोल देते हैं या वुड नेफ्था भी बोल देते हैं। प्रकृति में सामान्यतः एस्टरों के रूप में पाया जाता है। यह विक्टर ग्रीन का जो तेल होता है जिसे मेथिल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, लौंग का तेल जो होता है यह एक महत्वपूर्ण इसका अवयव माना जाता है। अब मिथेनॉल का जो विरचन है किस प्रकार से किया जाता है, आप ये जो विधियां हैं जिसमें एल्किल हैलाइड क्या NaOH या KOH की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवाएंगे मिथेनॉल मिलेगा। आप एल्डिहाइड का अगर अपचयन करवाएंगे इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। आप एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तनु H2SO4 या NaOH की उपस्थिति में तो आपको मेथेनॉल मिल जाएगा। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाते हैं तो मेथेनॉल आप लोगों को प्राप्त होगा। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उसका ऑक्सीडेशन करवा करके और उसको जल के साथ में अभिकृत करवा करके आप मेथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की अलग अलग विधियां होती हैं। पहला है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अब लकड़ी के भंजक आसवन में अब क्या होता है कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक गाड़ी में भरकर लोहे के रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है। इस कारण जो है लकड़ी का जो भंजक आसवन है उसके द्वारा वाष्पशील और गैसीय पदार्थ निर्मित होते हैं जिन्हें संघनित्र, फिर अब गैसें जब निकली है तो इसे संघनित्र में से भी गुजारा जाएगा। तो संघनित्र में से प्रवाहित करने पर वाष्पशील जो पदार्थ हैं वो कैसे हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और अद्रवित जो गैसें हैं वो काष्ठ गैसें बाहर निकल जाती है, यानी कि आपने जब लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद में जो भी गैसें मिली उनका आपने क्या करवा लिया, संघनन करवा लिया। संघनन करवाने के बाद में भी कुछ जो वाष्प थी वो बाहर निकल गई। अब रिटार्ट में कास्ट कोयला जो है वो शेष बच जाता है। अब संघनित्र से जो प्राप्त द्रव है इसको आसु द्रव जो है इसको एक टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है। अब इस टैंक में जो है 2 परतें होती है बेटा। ऊपरी परत में जो है भूरे रंग की जलीय परत हो जाती है जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो है वो भूरे रंग का एक द्रव आपको प्राप्त होता है जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। और निचली परत जो होती है उसमें गाढ़ा काला भूरा जो पदार्थ जिसे तारकोल या डामर भी आप बोलते हैं, जिसे कास्ट टार कहा जाता है, वह इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला पदार्थ है वो तो आपका क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल, और नीचे जो इकट्ठा हो गया वो क्या है आपका कास्ट टार जिसे आप कोल तार भी कहते हैं। अब पायरोलिग्नियस अम्ल जो यहाँ से प्राप्त हो गया है इससे आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, आपको कास्ट गैस, कास्ट कोयला, पायरोलिग्नियस अम्ल और कास्ट टार, ये सारे के सारे आपको लकड़ी के भंजक से प्राप्त उत्पाद हैं, है ना। लकड़ी के भंजक आसवन से जो है कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुआ आपको, कास्ट गैस, कास्ट कोयला, पायरोलिग्नियस अम्ल और कास्ट टार आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। अब मेथिल अल्कोहल जो आपको प्राप्त हुआ है इसका शोधन भी तो करना पड़ेगा। तो अब इसका प्योरिफिकेशन या शोधन किस प्रकार से किया जाएगा कि भाई जो आपको मिथेनॉल प्राप्त हुआ है इसका निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अगर आप इसमें मिला देते हो तो अशुद्ध मिथेनॉल जो है इसके साथ में अभिक्रिया करके जो है क्रिस्टलीय ठोस यौगिक जो कि CaCl2.4CH3OH का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं, जिसे हम छान करके अलग कर लेते हैं और अशुद्धि जो है वो छनित्र में रह जाती है, यानी कि ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं उसी में से आपको मिथेनॉल मिल जाएगी। अब बाद में आप क्या करोगे, अभिक्रिया में निर्मित जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको जल के साथ में उबालकर जो है आस्वादित कर लेंगे और इस प्रकार प्राप्त मेथिल अल्कोहल जो है
उसको ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, आप किसी न किसी पात्र में उसको एकत्रित कर देते हैं। तो इस मेथिल अल्कोहल से कुछ मात्रा में उपस्थित जल की अशुद्धि को बिना बुझे चूने से शुष्क करवा करके प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब अब आपने पानी में घोल करके इसको दोबारा से प्राप्त किया है आश्रित करके, तो हो सकता है उसमें पानी के कुछ पार्टिकल्स रह जाए, तो पानी के पार्टिकल्स को दूर करने के लिए इसमें क्या मिला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और आपको क्या मिल जाती है, शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। दूसरा, पायरोलिग्नियस जो अम्ल है, इसके शोधन द्वारा भी आप जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसका शोधन इसके द्वारा शोधन किस प्रकार करते हैं, तो सर्वप्रथम पायरोलिग्नियस अम्ल को आप क्या करते हैं, कॉपर से निर्मित पात्र में आश्रित करवाते हैं। कॉपर से निर्मित पात्र में आप आश्रित करवाने पर जो निर्मित वाष्प है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करवा देते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करवाने पर या इसके साथ में अभिक्रिया करवाने पर आपको जो है एसिटिक अम्ल का कैल्शियम एसिटेट के रूप में, यानी कि कैल्शियम एसिटेट आपको प्राप्त हो जाता है। अभी कैल्शियम एसिटेट जो है वो कैसा हो जाता है, अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाता है और ऊपर जल रह जाता है। ठीक है, अब शेष मिश्रण जो है, जो भी बच गया है, उसका आसवन करवाने पर आपको मिथाइल अल्कोहल तथा एसीटोन दोनों ही प्राप्त होंगे। तो ये आश्रित होकर जल के साथ में ग्राही में इकट्ठे हो जाते हैं। अवक्षेप के रूप में प्राप्त जो कैल्शियम एसिटेट है, इसको इस एसिटेट के विलयन को वाष्पित करके शुष्क करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ठोस अवशेष प्राप्त होता है, जिसका तनु H2SO4 के साथ में आसवन करवाने पर तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। प्राप्त तनु एसिटिक अम्ल के शोधन द्वारा निर्जल एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब जो भी आपको कैल्शियम एसिटेट मिला है, कैल्शियम एसिटेट की आप H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो आपको एसिटिक अम्ल तथा कैल्शियम सल्फेट अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के प्रथम पद द्वारा जो है एसीटोन तथा मिथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण मिला था उसका प्रभाजी आसवन करवा लो। प्रभाजी आसवन करवाया जाता है कब, जब दो ऐसे द्रव मिले हुए हों जिनके क्वथनांकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो प्रभाजी आसवन करवाते हैं। तो प्रभाजी आसवन करवाने पर अल्कोहल जिसका क्वथनांक जो है 64.7 डिग्री सेल्सियस है तथा एसीटोन जिसका क्वथनांक जो है 56 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों को अलग अलग करवा लिया जाता है। परंतु ये जो अल्कोहल आपको प्राप्त हुई है इसमें एसीटोन की तथा एसीटोन में कुछ न कुछ मात्रा अल्कोहल की आपको मिक्स करी हुई रहेगी, यानी कि यहाँ से आपको शुद्ध अल्कोहल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें, इसको एक फ्लो चार्ट द्वारा आप समझ सकते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा के उसका आसवन करवाया तो एक तरफ तो आपको क्या मिल गया, कैल्शियम एसिटेट प्राप्त हो गया, और दूसरी तरफ जो है आपको कीटोन और अल्कोहल मिथेनॉल या एसीटोन प्राप्त हो, मिथेनॉल प्लस एसीटोन प्राप्त हुआ। अब इनका या तो आप प्रभाजी आसवन करवा करके मिथेनॉल अलग और एसीटोन अलग प्राप्त कर ले, या फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में आप इसको गर्म करवा करके ये जो योगोत्पाद मिला है, ये योगोत्पाद तथा एसीटोन मिला है, इसको आप फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि छान लेंगे तो क्रिस्टल्स जो है ऊपर रह जाएंगे। फिल्टर करके जो है आप जो है एसीटोन जो है वो अलग प्राप्त कर लेंगे फिल्टर में से, और ये वाला जो पदार्थ है ये H2O के साथ में उबाल लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मिथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ये तो अभिक्रिया हुई मिथेनॉल को प्राप्त करने की। इसके अलावा जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा भी इसे प्राप्त किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है इसे जल गैस या अंगार गैस या भाप अंगार गैस भी इसे कहा जाता है। इसका यदि आप अपचयन करवाते हो ZnO Cr2O3 और CuO की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको मिथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जिंक ऑक्साइड तथा कॉपर ऑक्साइड का जो मिश्रण है ये उत्प्रेरक का यहाँ पर काम करता है, जबकि ये जो है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। मतलब उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया जो है उसकी दर बढ़ जाती है, और उत्प्रेरक वर्धक जो है उत्प्रेरक की अभिक्रिया को मतलब उत्प्रेरक की जो रिएक्टिविटी उसको बढ़ाने का काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा आप मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है 1:3 में लेने पर क्या होता है, ये एक सिंथेसिस गैस कहलाती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है आपने 1:3 का अगर रेशो ले लिया तो इन दोनों को ही साथ में क्या कहा जाता है, सिंथेसिस गैस। क्या कहा जाता है, सिंथेसिस गैस कहा जाता है। अब ये सिंथेसिस गैस जो है मीथेन को जल वाष्प के साथ में 800 डिग्री सेल्सियस पर निकल पर प्रवाहित करने पर संश्लेषित गैस जो है आपको प्राप्त हो जाएगी, जो 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरकों पर प्रवाहित कराने पर मेथिल अल्कोहल बना लेगी। ये जो सिंथेसिस गैस है ये क्या करेगी, 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस के ताप पर उत्प्रेरकों में अगर प्रवाहित करवा दी जाए तो ये मेथिल अल्कोहल का निर्माण करके आपको दे देगी। कैसे, रक्त तप्त कोक जो है उसकी भाप जो है, रक्त तप्त जो कोक है भाप
भाप अंगार गैस जो है आपने इसके ऊपर से प्रवाहित करवाई, तो गैस शोधक क्या काम करता है, दाब लगाता है इसके ऊपर 200 वायुमंडलीय दाब, और ये दोनों हैं, ये इसके अंदर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिथाइल अल्कोहल में आपको परिवर्तित होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, भाप अंगार गैस से मिथाइल अल्कोहल के निर्माण का एक फ्लो चार्ट है। तो मिथाइल जो है वो H2O के साथ में निकल की उपस्थिति में तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करवाने पर ये भाप अंगार गैस देंगे। भाप अंगार गैस को इन सभी की उपस्थिति में जो है मिथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करवा लिया जाता है। मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, मीथेन जो है इसका 9:1 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर भी मिथेनॉल आपको प्राप्त हो जाता है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉपर की उपस्थिति होनी चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस का ताप होना चाहिए और 100 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, मिथेनॉल प्राप्त हो जाएगी। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि भाई ये मिथेनॉल जो है वो रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है और उदासीन द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। मिथाइल अल्कोहल जो है जल में हाइड्रोजन बंध बना लेता है और घुल जाता है, इसीलिए अनेक कार्बनिक विलायकों में अध्रुवीय होने के कारण विलेयता प्रदर्शित करता है, जल से हल्का होता है। ठीक है, इसकी गंध जो है वो स्पिरिट के समान होती है। मिथाइल अल्कोहल जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक ऐसा यौग उत्पाद बनाता है जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हमने कास्ट विधि जो थी उसमें देखा था। मेथिल अल्कोहल जो है वो अत्यधिक विषैला होता है, जिसे पीकर आदमी अंधा भी हो जाता है और अधिक मात्रा में यदि पी ली जाए तो यह मृत्यु का भी कारण बन सकता है। रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो मिथेनॉल जो है रासायनिक गुणधर्म जैसे सोडियम की उपस्थिति में ये जो है इस तरह का उत्पाद बना करके देता है, और यहाँ से H2O का H2 जो है वो निकल जाती है और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है ना, मिथॉक्सी सोडियम का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाता है। और मिथेनॉल जो है मेथिल अल्कोहल जिसे मिथेनॉल भी कहा जाता है, CH3OH जो है H2SO4 की उपस्थिति में यदि एसिटिक अम्ल के साथ में गर्म करवाया जाए या अभिकृत करवाया जाए तो ये इस प्रकार से एस्टर में परिवर्तित हो जाता है, एसिटोएसिटिक एस्टर बना लेता है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल के क्लोराइड व्युत्पन्न के साथ में अम्ल व्युत्पन्नों के साथ में अभिक्रिया करके ये इस तरह से एस्टर का निर्माण कर लेता है। और इस प्रकार से CH3COO CH3 मतलब एस्टर के साथ में अभिक्रिया करके ये इस प्रकार से जो है वापिस एसिटोएसिटिक एस्टर में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके मेथिल बेंजील सल्फोनेट का निर्माण कर लेता है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके मेथिल बेंजोइड बनाता है। इसके साथ में अभिक्रिया करके ये इस प्रकार के ये सारी वही अभिक्रियाएं हैं जो हमने अल्कोहल की अभिक्रियाएं देख ली हैं। सैलिसिलिक अम्ल के साथ में इस तरीके से मेथिल सैलिसिलेट का निर्माण यहाँ से कर लिया जाता है, जिसका नाम होता है विक्टोरिन का तेल। ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ में मिलकर के ये जो है एल्केन का निर्माण करता है। ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस की अभिक्रिया करवा करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा CH3OH जो है सांद्र HCl की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड में, HBr और ZnCl2 की उपस्थिति में ब्रोमोमीथेन में, ठंडे HI के साथ में अभिक्रिया करवा करके मीथेन में और गर्म के साथ में करवाएंगे तो ये मिथाइल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। PCl3 और PCl5 के साथ में ये मिथाइल क्लोराइड बनाता है। थायरोनिल क्लोराइड के साथ में ये जो है क्लोरो मेथेन बनाता है और अमोनिया के साथ में निर्जल ZnCl2 और Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या बनाता है, प्राथमिक अमीन का निर्माण यहाँ से ये करके देता है। इसके अलावा एल्यूमिना की उपस्थिति में भी जो है एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर ये डाइमिथाइल ईथर का निर्माण करता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कम दाब और ठंड मतलब कम ताप और कम दाब पर ये मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, जबकि CH3OH यदि आधिक्य में ले लिया जाए और 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाया जाए तो ये ईथर का निर्माण करके देता है। और H2SO4 का यदि आधिक्य ले लिया जाए और 170 डिग्री ताप रखा जाए तो ये मिथाइल सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीडेशन अगर इसका करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फॉर्मिक एसिड यानी कि एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित होगा और वायु में दहन करवाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में विघटित हो जाता है। इसके उपयोगों की बात करें तो मिथेनॉल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल तथा अन्य रसायनों के निर्माण में काम में लिया जाता है। प्राथमिक और औद्योगिक पदार्थ के रूप में, ईंधन के रूप में भी, जैसे पेट्रोल एक प्रतिस्थापी है इसका, गैसोलीन एवं 20% मिथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण है वो अच्छा मोटर ईंधन होता है। गाड़ियों के रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको।
इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल को विकृत करने के लिए यह मिश्रण जो है मेथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है। यानी कि एथिल अल्कोहल जो है उसको खराब करने के लिए, है ना, वो शराब जो है वो पकड़ी जाती है तो उसको खराब करने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें मेथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। रंजक दवाइयों सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है। तो मेथिल सैलिसिलेट तथा मेथिल एंथ्रोएनिलेट जो है सुगंधित द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। पेंट वार्निश आदि उद्योगों में भी इसको विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके परीक्षणों की बात करते हैं तो मेथेनॉल की जो उपस्थिति है उसकी जांच के लिए कौन कौन से परीक्षण करवाते हैं, यह Na धातु से अभिक्रिया करके H2 मुक्त कर देता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके ऑयल ऑफ विक्टर ग्रीन का तेल बना देता है, जिसकी एक विशिष्ट गंध होती है और उस गंध को पहचान करके पता लगा लिया जाता है मेथेनॉल है या नहीं। मेथेनॉल की अभिक्रिया जो है अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ में यदि आप करवाते हो तो ये इसके साथ में अभिक्रिया करके रक्त तत्व कॉपर के तार के साथ फॉर्मल्डिहाइड की एक विशिष्ट टाइप की गंध यहाँ से प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल या इथेनॉल की हम बात कर लेते हैं तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको केवल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन विधि द्वारा करने के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। ये फलों के जो एस्टर होते हैं इनके रूप में भी पाया जाता है। इस प्रकार शराबों का जो मुख्य अवयव होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। जो शराब लोग पीते हैं वही क्या होती है, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहलाती है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं? एथिल अल्कोहल देख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड का AgOH के साथ में आप जल अपघटन करवाते हैं तो भी आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट की NaOH के साथ में जल अपघटन कराने पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रेनाड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और जल अपघटन करवाने पर एसिडेल्डिहाइड का सोडियम प्लस C2H5OH के साथ में अपचयन करवाने पर तथा एथिलेमीन का HNO2 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर जो है आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके औद्योगिक निर्माण की विधियों में सबसे पहली विधि हम देखेंगे किण्वन की विधि। किण्वन विधि में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल जो है बृहद स्तर पर उत्पादन होता है किण्वन विधि द्वारा। अब इस प्रक्रम में क्या होता है कि भाई ऐसे जिसमें कार्बनिक यौगिक जो है वो जीवाणु क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को, और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं आप, किण्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। और ये कैसा प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। किण्वन शब्द का जो प्रयोग है वह लिपिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके तीव्रता से निकलने के कारण विलयन जो है वो उबलने लगता है। जैसे बोलते हैं ना हमारे घर में भी अगर कोई चीज काफी दिनों तक बंद कर दी जाए उसमें किण्वन अगर शुरू हो जाता है तो वो चीज ऐसा लगता है जैसे उबल रही है। उदाहरण दूध का जमना, गन्ने के रस द्वारा शराब का बनाना, ये सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। अब किण्वन क्रिया की जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या क्या होनी चाहिए भाई, एंजाइम कैटलाइज्ड विधि है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उच्च ताप पर एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जब मौसम परिवर्तन होता है और तो बीमारियां ज्यादा होती है ना, क्योंकि एंजाइम कैटलाइज्ड जो विधियां होती है उनके लिए ज्यादा तापमान या कम तापमान जो है वो हानिकारक होता है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान होना चाहिए। विलयन जो है वो कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, क्योंकि अगर विलयन में एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं, तनु विलयन में एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं। विलयन का जो पीएच है वो भी 6 से लेकर के 8 तक होना चाहिए। अभिक्रिया में परिरक्षक जो है वो अनुपस्थित होना चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति में एंजाइम खत्म हो जाएंगे। अब एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो अभिक्रिया आगे कैसे चलेगी। तो एथिल अल्कोहल की जो प्राप्ति है वो शर्करा युक्त तथा स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन द्वारा करवाई जाती है। यह विधि एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रारंभिक विधि कहलाती है। अब प्रारंभिक विधि में पहले हम शर्करा से बनाएंगे। शर्करा से आप क्या करते हैं कि शर्करा के कारखानों से जो शर्करा के क्रिस्टल जो होते हैं इनको अलग करने के बाद में, मतलब आपने शक्कर तो अलग कर लिया, बाद में जो बचा है वह द्रव शीरा या मोलासिस कहलाता है। अब ये जो शीरा होता है ये कैसा होता है, भूरे रंग का ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें केवल 20 से 35% तक की ही शक्कर उपस्थित होती है। अब शीरे को क्या करते हैं, 8 से 10% जो है वो विलयन मतलब पानी इसमें मिला देते हैं और इसको तनु कर देते हैं। तनु जो शीरा है इसको अमोनियम लवण तथा तनु अम्ल का योग करवा देते हैं। योग करवाने की वजह से जो है ये यीस्ट के लिए भोजन का काम करता है। या अमोनियम लवण जो है वो यहाँ पर क्या काम करता है, यीस्ट का काम करता है। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट के लिए भोजन का काम करता है ना। अब भोजन जब आपके पास में है तो अब वाष्प का भोजन जब एंजाइम जब भोजन का भक्षण करेंगे तो इसका क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। किण्वन की वजह से आपको क्या मिलेगा, वाष्प का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो उपयुक्त विलयन में जो खमीर जो है वो आप मिला करके 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2-3 दिन के लिए इसको रख देंगे। खमीर मिलाने पर
खमीर मिलाने पर क्या होता है, जो किण्वन की प्रक्रिया है वो और तेजी से होने लगती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इस विलयन को छानकर खमीर को जो है वो अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो स्वच्छ द्रव जो है जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपको वाश कहलाता है। क्या कहलाता है, वाश कहलाता है। अब जो वाश, आपने जैसे अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि वाश के कंटेनर जो है वो कई बार पुलिस को मिलते हैं और वो उस वाश को नष्ट कर देते हैं, तो ये वही वाश है। क्या है वाश, कि जो आपको मोलेसेस मिला है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने के बाद में उसको उसमें आपने अमोनिया का लवण या तनु अम्ल मिला दिया। तनु अम्ल मिलाने के बाद में ये तनु अम्ल जो है इसमें यीस्ट का काम करता है और यीस्ट मिलाने के बाद में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 दिन के लिए अगर आपने रख दिया और फिर उसको छान लिया, छानने के बाद में जो आपको लिक्विड मिलता है वो क्या कहलाता है, वाश कहलाता है। अब इस प्रक्रम में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। पहला ही काम क्या होता है, जो गन्ने की शुगर है वो H2O के साथ में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूटती है। इसी को आप क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर भी आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ से जो प्राप्त ग्लूकोज यीस्ट में उपस्थित एक अन्य एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। यानी कि जाइमेज जो है वो क्या काम करेगा, इस ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को किसमें परिवर्तित कर देगा, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। प्राप्त वाश या वॉल्ट जो है वो लगभग 6 से 10% अल्कोहल तथा 3 से 5% ग्लिसरॉल तथा कुछ उच्च अल्कोहल तथा एल्डिहाइडों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण में से जब आपको अल्कोहल अलग करना है तो आप इसका क्या करवा देंगे, आसवन करवा देंगे। और आसवन करवाने के लिए कॉफी भपके, कॉफी स्टिल जो है, इस प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इस भपके में 2 प्रभाजक स्तंभ जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक स्तंभ जो है विश्लेषक का तथा दूसरा जो है वो परिशोधक का काम करता है। ठीक है, दोनों ही स्तंभ जो है कई खानों में विभाजित होते हैं। वाष्प को परिशोधित की इस सर्पिल नलिका में से गुजारने पर यह गर्म हो जाता है तथा जब यह गर्म वाष्प विश्लेषक के नीचे आने वाली भाप के संपर्क में आती है तो भाप जो है वाष्प से अल्कोहल को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि क्या होता है वहां पर हाइड्रोजन बंध बन जाता है और अल्कोहल जो है उसमें मिक्स हो जाता है तथा भाप एवं अल्कोहल वाष्प का यह मिश्रण जो है परिशोधक के निचले भाग में पहुंच जाता है और वहां से पुनः ऊपर उठने लगता है। इस मिश्रण से जल की वाष्प परिशोधक में लगे संघनित्र द्वारा संघनित होकर नीचे चली जाती है, जबकि अल्कोहल जो है उसका क्वथनांक कम होता है। अब अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, तो अल्कोहल की वाष्प जो है इसको अलग से द्रवित करके 90% एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। और ये 90% जो एथिल अल्कोहल है इसी को आप क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। यानी कि आपने क्या करा, ये जो मिश्रण आपको प्राप्त हुआ था इसका आपने प्रभाजी आसवन करवा लिया। प्रभाजी आसवन में आपने किसका इस्तेमाल किया, भाप का इस्तेमाल किया। भाप में अल्कोहल जो है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि भाप क्या है, पानी है। पानी में अल्कोहल मिक्स हो जाता है हाइड्रोजन बंध की वजह से और बाद में अलग कर लिया जाता है, वाष्प के साथ ही ये अलग हो जाता है। इस वाष्प को जो है संघनित कर लेते हैं। संघनित करने पर जो है जल के अणु तो पहले संघनित हो जाते हैं और अल्कोहल के जो अणु है वो बाद में संघनित होते हैं। तो क्योंकि उनका क्वथनांक कम होता है तो अधिक तापमान पर जल के अणु तो जो है तापमान में कमी होने की वजह से फटाफट से द्रवित हो जाते हैं, परंतु वो तापमान अल्कोहल के अणुओं को जो है संघनित नहीं कर पाता और अल्कोहल के अणु जो है वाष्प के रूप में आगे चले जाते हैं, जिन्हें 90% तक परिशोधित कर लेते हैं और यही क्या कहलाता है, परिशोधित स्पिरिट कहलाता है, 90% अल्कोहल। और ये इस चित्र द्वारा किया जाता है। यहाँ से भाप जो है इस प्रकार से निकाली जाती है, गर्म वाष्प इसमें डाली जाती है और यहाँ से जो भाप है वो इसमें आकर के इस अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर परिशोधन करवाया जाता है और अल्कोहल की वाष्प को इस संघनित्र द्वारा अलग से इकट्ठा करके 95.6% जो है अल्कोहल आपको प्राप्त हो कर लिया जाता है। स्पेंट वॉश इसको कहते हैं। यहाँ से आप वाष्प इसमें लगातार डालते जाते हैं। ये वाष्प जो है इन नलिकाओं के थ्रू आती जाती रहती है, आने की वजह से और फिर ये वाष्प जो है गर्म वाष्प यहाँ से लगातार डाली जाती है। और स्पेंट वॉश यानी कि ये जो एक डायग्राम है ये कॉफी भपका है या कॉफी भपके से वाष्प या प्रभावी आसवन करवाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। परिशोधित स्पिरिट जो है उसमें आपने देखा कि भाई 90% ही अल्कोहल है। अब इसको और ज्यादा परिशुद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, परिशोधित स्पिरिट को कोयले की छन्नी से छानकर उसका प्रभाजी आसवन करवाएंगे तो 93 से 95.6% जो है अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परिशोधित स्पिरिट अब आपको प्राप्त हो जाता है। अब 95.6% जो अल्कोहल होता है तथा 4.4% का जो जलीय मिश्रण होता है, ये कैसा होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है
किसी भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो स्थिरक्वाथी मिश्रण है, इसका जो तापमान, इसका जो क्वथनांक होता है वो 78.13 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर जो है अल्कोहल तथा जल इसी अमाउंट में वाष्प में भी परिवर्तित होने लग जाते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करवाएंगे? स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आलू, जौ, चावल, मक्का, ये सब जो है स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। इन स्टार्च युक्त जो पदार्थ है, इनका सूत्र क्या होता है? C6H10O5। स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है। इनका किण्वन करवाएंगे। अब इनका किण्वन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी देख लीजिए। पहले आप इनका क्या करवाएंगे? शर्करीकरण करवाएंगे। शर्करीकरण मतलब स्टार्च को जो है माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? शर्करीकरण कहलाती है। तो पहले हम क्या करेंगे? मैश का निर्माण करेंगे। मैश कैसे प्राप्त करेंगे? आप इन आलू वगैरह जो इनके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको परिवर्तित कर देंगे और भाप में गर्म करने पर स्टार्च पतली लेई के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। अरे किसी भी चीज को आप मैश कर देते हो ना, मसलना, हाँ, उबले हुए आलू को मैश करना, बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैश में परिवर्तित इसको कर लेंगे। फिर इससे हम माल्ट का निर्माण करेंगे। तो जौ को 15 डिग्री सेल्सियस पर अंधेरे कमरे में अंकुरित होने देंगे और इस पर डायस्टेज एंजाइम आप डाल देते हैं। डायस्टेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा और इसका ताप बढ़ा करके हम क्या करेंगे? इस क्रिया को रोकना। अब डायस्टेज एंजाइम इसको पूरा ना खा जाए, इसलिए हम क्या करेंगे? इस अभिक्रिया को रोक देंगे, यानी कि डायस्टेज एंजाइम को हम मार डालेंगे। मार डालने के लिए हम क्या करेंगे? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देंगे। तो अंकुरित जौ को जल के साथ में अब पीस लेंगे। पीसने के बाद में इसको छान लेंगे। तो जो छना हुआ पदार्थ है वो आपका क्या है? माल्ट निष्कर्ष या माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो प्राप्त इसमें आपको हो जाता है, जिसमें डायस्टेज एंजाइम उपस्थित तो होता है। डायस्टेज एंजाइम अभी भी उपस्थित है, पूरा मरा नहीं है ना। अंकुरित जौ जो है इसको जल के साथ में पीसकर छानने से छनित्र माल्ट निष्कर्ष कहलाता है, जिसमें डायस्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। अब इसका क्या करवा देंगे? आप जो है जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन में मैश तथा माल्ट को मिलाकर 55 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर स्टार्च डायस्टेज द्वारा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये मैश जो है जल के द्वारा डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो गया। अब यह अभिक्रिया जो है लगभग आधे घंटे में पूर्ण हो जाती है और प्राप्त माल्टोज जो है वो द्रव वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिक्विड वोल्ट या द्रव वोल्ट कहलाता है। और अब इसको और ज्यादा आप उबालोगे ना तो अब डायस्टेज एंजाइम जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अल्कोहलिक किण्वन इसका करवाएंगे तो वॉट जो है इसको ठंडा करके इसमें खमीर मिलाएंगे। खमीर मिलाएंगे तो खमीर अब मिलाएंगे तो एंजाइम वहां पर काम करेंगे। तो काम करने के लिए 25 से 37 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए, है ना। तो अब माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ था सुक्रोज, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम वापस से वही की वही विधि जो हमने पहले प्राप्त की थी वो की वही काम यहाँ पर करेंगे कि भाई ग्लूकोज जो है जाइमेज की उपस्थिति में तथा खमीर से आपको किसमें परिवर्तित करके देगा? इसको अल्कोहल में परिवर्तित करके देगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगी वायु वाष्प के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब प्राप्त विलयन वाष्प, ये जो है प्राप्त विलयन में वाष्प कहलाता है। इसमें 10 से 15% अल्कोहल होती है। इसका आचमन करवा लेंगे। आचमन करवाने पर आपको 90% जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और 90% एथिल अल्कोहल को और परिशुद्ध अल्कोहल बनाना है तो आप कॉफी के भपके का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने आगे वाले पॉइंट में इसको किया था। अब अगर 100% अल्कोहल आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि परिशोधित स्पिरिट तथा बेंजीन के मिश्रण का प्रभाजी आचमन आप करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कॉफी भपके से जो प्राप्त परिशोधित स्पिरिट है इसमें जल के अतिरिक्त जो है ग्लिसरिक, सक्सिनिक एसिड, एसिडल्डिहाइड, फ्यूजन तेल वगैरह जो है इनकी शुद्धियां होती है, इन्हें दूर करने के लिए आप परिशोधित स्पिरिट को कोयले के छन्ने में छानकर प्रभाजी आचमन करवाएंगे। ये काम तो हमने पहले ही कर लिया था। अब परिशोधित स्पिरिट तथा बेंजीन का जो मिश्रण है इसका भी आप प्रभाजी आचमन करवाएंगे। कितने तापमान पर? 64.8 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो अल्कोहल तथा बेंजीन का एक स्थिरक्वाथी मिश्रण आपको प्राप्त होगा। फिर 68.30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बेंजीन तथा अल्कोहल का जो स्थिरक्वाथी मिश्रण है इसको आप पृथक कर लेंगे। अब इस मिश्रण को पुनः से आश्रित आप करवाते हैं कितने तापमान पर?
3 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको 100% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है। यानी कि जो प्राप्त आपको आसवन द्वारा 95.5% प्राप्त जो अल्कोहल था, उसको आप जो है बेंजीन के स्थिरक्वाती मिश्रण के साथ में, बेंजीन के साथ में इसको आप गर्म करवा देंगे, तो बेंजीन का स्थिरक्वाती मिश्रण जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाने पर और आसवन करवाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 100% अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप जो है अल्ट्रा प्योर अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसे कहते हैं। एथिलीन द्वारा आप किस प्रकार से H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा 80 डिग्री सेल्सियस पर आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त करेंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वापस एथिल सल्फेट के साथ वापस से एथिलीन के साथ में अभिक्रिया करके एथिल सल्फेट का निर्माण करके देगा। एथिल सल्फेट का जब आप जल के साथ में गर्म करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, अल्कोहल, इथेनॉल आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे कि ये रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, इसका क्वथनांक जो है 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व अगर देखा जाए तो 0.789 होता है इसका घनत्व। एक विशेष गंध होती है, इसका स्वाद भी जो है वो तीखा होता है और ये एक आर्द्रताग्राही द्रव है तथा उत्तम उद्दीपक स्टिमुलेंट की तरह यहाँ पर ये काम करता है और ये कैसा होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। इसके गुणधर्म देखेंगे तो जो अल्कोहल की सामान्य अभिक्रियाएं हैं वो सभी अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से जो अल्कोहल और मिथेनॉल की जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से ये प्रदर्शित करता है। एथिल अल्कोहल का जो परीक्षण है उसको भी आप देख लेते हैं कि कैसे एथिल अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल को ग्लेशियल एसिटिक के साथ में जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाते हैं तो फलों जैसी मीठी गंध यहाँ से प्राप्त होती है। फलों जैसी मीठी गंध अगर प्राप्त हो रही है तो एथिल एसीटेट बन गया है। एथिल एसीटेट बनने की वजह से आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, ना कि मेथिल अल्कोहल। दूसरा, एथिल अल्कोहल जो है आयोडीन के साथ में NaOH के साथ में अभिक्रिया करा करके आयोडोफॉर्म बनाता है और ये आयोडोफॉर्म जो है पीला अवक्षेप भी आपको दे देता है। एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 या H2SO4 के साथ में गर्म करने पर तीक्ष्ण गंध युक्त एसिटाल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल का निर्माण यहाँ से होता है। एथिल अल्कोहल में शुष्क सोडियम का टुकड़ा डालने पर बुदबुदाहट के साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ से हो जाता है। वो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसको मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, मैंने अभी आपको बोला था कि जब पुलिस जो है अवैध शराब पकड़ती तो उसमें मेथिल अल्कोहल मिला करके उसको खराब कर देती है और मैथिलीकृत स्पिरिट में परिवर्तित कर देते हैं। पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि इन सभी के निर्माण में, यानी कि जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलीय पेय वगैरह जो मदिरा वगैरह के निर्माण में भी इसे काम में लिया जाता है। मोटर, हवाई जहाज ईंधन में भी इसको काम में लिया जाता है। पारदर्शक, साबुन, इत्र, अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसे यूज किया जाता है। और जीवों के परिरक्षण में भी, देखो आप कहीं किसी जीव को लग जाती है तो वो जो उनके घाव है उनको परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं? एक कहलाता है परम अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि 100% शुद्ध एल्किल अल्कोहल होता है। दूसरा होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे 95.87% जो अल्कोहल होता है इसे क्या कहा जाता है? परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। अब इस 95.9 हम बोल सकते हैं 95.87 जो अल्कोहल है इसमें 4.13% जल भी उपस्थित होता है और ये दोनों जो है एक स्थिरक्वाती मिश्रण की तरह यहाँ पर उपस्थित होते हैं जिनका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अल्कोहली जो पेय है उनमें जैसे बियर है, वाइन है, साइडर है, इनमें कौन कौन से स्रोत हैं और कितना % अल्कोहल यहाँ पर उपस्थित होता है उनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है। आसूत और अनासूत अल्कोहलों को आसित करके प्राप्त कर लिया जाता है और 30 से 35% अल्कोहल जो है वो शराबों में अल्कोहल की मात्रा है। यहाँ पर मतलब आपको नाम के साथ साथ स्रोत और अल्कोहल की प्रतिशत मात्राएं यहाँ पर दी हुई है। पावर अल्कोहल 80% परिशोधित अल्कोहल तथा 20% गैसोलीन को पावर पेट्रोल, जैसे आप भरवाने जाते हैं पेट्रोल जो अधिक आपकी कम
ईंधन में अधिक दूरी तक आपकी गाड़ी चलाने में काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं पावर एल्कोहल, जिसमें 80% तो आपका एल्कोहल और 20% आपका पेट्रोल होता है ना। इसके मिश्रण को जो वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। आगे मैथिलीकृत स्प्रिट, मैथिलीकृत स्प्रिट कैसे बनता है? परिशोधित स्प्रिट का 80 to 90% आप ले लेते हैं, जिसमें मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और पिरिडीन तथा नेफ्था मिला देते हैं 1%, तो आपको क्या प्राप्त होता है? मैथिलीकृत स्प्रिट प्राप्त होता है। अब एल्कोहलों का अंतः परिवर्तन कि भाई निम्न एल्कोहलों का हायर एल्कोहलों में, हायर का निम्न में, इस प्रकार से जो परिवर्तन है वो कौन सा है? अंतः परिवर्तन अब हम पढ़ेंगे। अब एल्कोहलों का अंतः परिवर्तन करेंगे, इसमें हम पहला काम करेंगे कि निम्न एल्कोहल जो है उनको उच्च एल्कोहलों में परिवर्तित करेंगे, यानी कि श्रेणी का क्या करेंगे? हम आरोहण करेंगे। इसे श्रेणी आरोहण भी कहा जाता है, यानी कि सीरीज असेंडिंग किया जाएगा। तो निम्न एल्कोहल जो है उसकी एचआई के साथ में अभिक्रिया करवा करके इसको एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करवाएंगे, जिसकी केसीएन के साथ में अभिक्रिया करवा करके पोटेशियम आयोडाइड तो अलग निकल जाएगा और एल्किल साइनाइड आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका अपचयन करवा करके आप जो है इसको अमाइन में परिवर्तित कर देंगे, प्राथमिक अमीन में। और प्राथमिक अमीन जो है नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके उच्च एल्कोहलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से उच्च एल्कोहल जो है उनको निम्न एल्कोहलों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि उच्च एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। यह एल्केन SO2Cl2 के साथ में अभिक्रिया करके जो है एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये एल्किल हैलाइड जो है जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया करके निम्न एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित करवाएंगे? प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया जो है SOCl2 के साथ में करवाएंगे तो आपको जो है एल्किल हैलाइड मिलेगी। एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको एल्कीन मिलेगी। यह एल्कीन जो है HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो है Br का एडिशन यहाँ पर होगा द्वितीय कार्बन पर, और द्वितीय कार्बन पर एडिशन होने की वजह से जो KOH है इसके जलीय विलयन द्वारा यह 2 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय एल्कोहल को तृतीय एल्कोहल में परिवर्तित कर लेंगे। द्वितीय एल्कोहल की K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। कीटोन की अभिक्रिया जो है RMgBr के साथ में आप करवाते हैं। R3 का मतलब यहाँ पर है कि तीसरे टाइप का जो एल्किल ग्रुप है, एक टाइप का तो ये रहा, दूसरे टाइप का ये रहा, तीसरे टाइप का जो एल्किल ग्रुप है वो लेकर के इसकी RMgX के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो R ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप जो है वो तो यहाँ जुड़ जाएगा और OMgBr इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त या तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्राथमिक एल्कोहल को डायरेक्ट तृतीय एल्कोहल में परिवर्तित करना है तो आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? प्राथमिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाने पर इसमें से H2O जो है वो बाहर निकल जाता है और ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाती है। वापस इसका HBr के साथ में एडिशन करवाएंगे तो 2 डिग्री कार्बन पर जो है ब्रोमीन जुड़ करके इसको 2 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित कर लेगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर आपको यहाँ से कीटोन प्राप्त होगी, और कीटोन का फिर RMgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में इस प्रकार से एक योगोत्पाद बनेगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। तो आज इस चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।